क्या आप लोगों को पता है कि एक बिजनेस करना फिर भी आसान है, लेकिन उस बिजनेस को समझना, उसकी फाइनेंशियल स्टोरी को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे हम लोग एक मूवी का ट्रेलर देख रहे होते हैं तो ट्रेलर को देखते देखते ही हमें मूवी की स्टोरी समझ में आने लग जाती है। सेम उसी तरह बिजनेस के अंदर हम लोग जब पूरी एक साल की ट्रांजेक्शन्स को कर लेते हैं और अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं, तो वो जो मेरे फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो एक ट्रेलर की तरह काम करते हैं। वो फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए, यानी कि वो ट्रेलर को करते हुए मुझे मेरे बिजनेस की पूरी स्टोरी समझ में आने लग जाती है। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग हमारे बिजनेस का ट्रेलर देखने वाले हैं, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फाइनल अकाउंट्स। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? फाइनल अकाउंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। सिर्फ आपको ये चीजें आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करनी, यानी कि आपको ये एज्यूम करना है कि आप लोगों का एक रियल बिजनेस है जिसके फाइनल अकाउंट्स आप लोग बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। क्या है ये फाइनल अकाउंट्स? मैं आपको पहले सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ। ये जो मेरा फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है, ये टोटल 3 स्टेप का फॉर्मूला है। क्या है मेरा फाइनल अकाउंट्स? 3 स्टेप फॉर्मूला है जिसके अंदर मुझे 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड होगा मेरा बैलेंस शीट। इन 3 स्टेप को फॉलो करके मैं मेरे फाइनल अकाउंट्स को समझूंगी, मेरे फाइनल अकाउंट्स को बनाऊंगी। आपको कुछ नहीं करना, एक एक स्टेप को मेरे साथ साथ समझना है, एक एक स्टेप को अच्छे से अपनी लाइफ के साथ, अपने बिजनेस के साथ रिलेट करना है। चैप्टर को एंजॉय करते हुए हम लोग एक एक स्टेप को कितना इजीली समझ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, हमारे चैप्टर को। एंड सबसे पहले अगर हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चैप्टर के अंदर मुझे उस चैप्टर का मीनिंग पता होना जरूरी है। क्या पता होना चाहिए? मीनिंग पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर किस चीज की बात करने वाली हूँ? सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी कि फाइनल अकाउंट्स होते क्या है उसको यहाँ पर समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स को आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? फाइनल अकाउंट्स को आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। एंड ये आप कब बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। कब बना रहे होते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये जो मेरे फाइनल अकाउंट्स है, ये मैं क्यों बना रही हूँ? ताकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए, यानी कि मैं जो इतने साल से, यानी कि पूरे साल से मैं बिजनेस कर रही हूँ, बिजनेस के अंदर मैं इतनी ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ, बिजनेस के अंदर इतना दिमाग लगा रही हूँ, तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने एफर्ट्स के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्या पता लगाना है आपको? आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। दूसरी चीज मैं क्या पता लगाना चाहूंगी कि अगर मैं इस मार्केट के अंदर हूं तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्या पता लगाना चाहती हूँ कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन्हीं सब चीजों के लिए मैं मेरे फाइनल अकाउंट्स को बनाती हूँ। रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ। फाइनल अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स को आप लोग क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। समझ आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्या बोले? फाइनल अकाउंट्स आर स्टेटमेंट्स। ये वो स्टेटमेंट हैं दैट सर्व एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट है मेरे फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्या चीज कम्युनिकेट करनी है? बिजनेस के बारे में चीजें कम्युनिकेट करनी है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस, इतनी एसेट है, इतनी लायबिलिटी है, इतने क्रेडिटर, इतनी ये चीजें हैं, इतनी वो चीजें हैं। ये चीजें आप लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं। किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, उन यूजर्स के साथ आप लोग आपके बिजनेस की फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। वही बोला है आगे कि क्या क्या आप लोग कम्युनिकेट करेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साल के आखिर में जब आप लोग आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन को जब कम्युनिकेट करते हैं आपके यूजर्स के साथ, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स के साथ, तो वहां पर जो स्टेटमेंट यूज होता है वो होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स। समझ आ रही बात? क्या बोला मैंने? फाइनल अकाउंट्स कुछ नहीं है, फाइनल अकाउंट्स को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से जो मेरे अकाउंटिंग के यूजर्स
होते हैं उनके साथ मैं चीजें कम्युनिकेट कर पाती हूँ, कौन सी चीजें कैसी चीजें, लाइक क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सभी चीजें मैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाती हूँ। समझ आया पॉइंट अच्छे से? यही था आपका फाइनल अकाउंट। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। कोई आपसे पूछे फाइनल अकाउंट क्या है, कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना बताना है जिससे मैं ये बता पाऊँ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, या फिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। ये मैं किसकी हेल्प से बताती हूँ? फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, मैं फाइनल अकाउंट्स तो बना रही हूँ लेकिन मेरा पर्पस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ मुझे जरूरत क्यों पड़ी मेरे फाइनल अकाउंट्स को बनाने की। उन्हीं सब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले। एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप लोग आपके यूजर्स के साथ आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना चाहते थे, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे, यानी कि वो लोग आपके बिजनेस के यूजर्स हैं, वो लोग आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। तो क्या ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस के अंदर क्या चीज कैसी चल रही है, आपको ये चीज उनको बतानी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे फाइनल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने फाइनल अकाउंट्स की बैलेंस शीट खोलूंगी और उन्हें बताती चली जाऊंगी एसेट इतनी है, लायबिलिटी इतनी है। क्या मुझे अब फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से ये चीजें बताना इजी हो रही है? द आंसर इज यस। मैं इजीली उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बता सकती हूँ इस ईयर के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ, इस ईयर के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद इस ईयर के अंदर मेरे पास इतनी एसेट है, इस ईयर के अंदर मेरे पास इतनी लायबिलिटीज है। तो यही था ऑब्जेक्टिव कि मैं बहुत आसानी से उनको उनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा? सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि मैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज कर पाऊं, मैं बता पाऊं कि मेरा बिजनेस कहां पर स्टैंड करते हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था? आप लोग आपके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करना चाहते थे, उसी के लिए आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्या है? टू हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस। अब आप लोगों के हाथों में फाइनल अकाउंट्स है, यानी कि आपके बिजनेस के पूरे एक साल की समरी है। आप लोगों ने वो समरी क्यों बनाई? क्या आप उसको देख करके फाइल में लगा करके छोड़ देंगे? द आंसर इज नो। क्या करना है फिर आपको उस रिपोर्ट का? जैसे हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसके बाद साल के बाद हमें एक रिजल्ट मिलते हैं, हमें रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं जो हमारे पेरेंट्स लेने जाते हैं। अब उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर क्या होता है? मेरे पूरे साल की परफॉर्मेंस होती है कि मैंने पूरे साल कैसे परफॉर्म किया, ऐसे परफॉर्म किया। तो उससे रिलेटेड जो होते हैं मेरे लिए कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं कि हाँ मुझे अब कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पर फोकस करने की नीड है, इस तरीके से कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उसी तरह से आपके बिजनेस का जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं वो होते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स। अब आप लोग आपका रिपोर्ट कार्ड हाथ में लेके बैठे, यानी कि आप लोग आपके फाइनल अकाउंट्स को हाथ में लेकर बैठे हैं। अब आपके हाथ में अगर आपका रिपोर्ट कार्ड है, क्या आप यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे? यस। तो डिसीजंस लेने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? फाइनल अकाउंट्स की, यानी कि एक रिपोर्ट कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। यहाँ पर क्या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था? यहाँ पर आप लोग देखना चाहते थे कि आपकी फर्म कितने अच्छे से काम कर रही है। अब मैं कैसे पता लगाऊं मेरी फर्म कितने अच्छे से काम कर रही है? इजी है बहुत। आपको अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो आप समझेंगे भाई मेरी फर्म ने इस साल तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। क्या समझेंगे? प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो आपने क्या एज्यूम कर लिया कि इस साल तो मेरी फर्म ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, तो आप क्या सोचेंगे? इस साल तो मेरे बिजनेस ने बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर दी। तो यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं आप? टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की एफिशिएंसी को पता लगा पा रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने क्यों बनाए? आप लोग जानना चाहते थे कि आपकी फर्म कितने अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, रीड करेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? टू प्रोवाइड डेटा फॉर फोरकास्टिंग, यानी कि यहाँ पर आप लोग चीजों को फोरकास्ट करना चाहते थे, यानी कि आप लोग प्रेडिक्टेबल फ्यूचर देखना चाहते थे। आप लोगों को एज्यूम करना था लाइक इस साल अगर मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर आप फोरकास्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग हमारे बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप लोग आपके एम्प्लॉइज का टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये किसने हेल्प किया? आपके फाइनल अकाउंट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट वन इज टू कम्युनिकेट विद शेयर होल्डर, बैंकर्स या फिर गवर्नमेंट एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी यूजर्स हैं उनके साथ अगर आप लोग आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो कौन बताएगा? फाइनल अकाउंट्स बताएंगे। ये ही सभी पॉइंट्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव थे किस चीज के? फाइनल अकाउंट्स को बनाने की। अब एग्जाम के अंदर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछ ले, नीड पूछ ले, पर्पस पूछ ले, इंपॉर्टेंस पूछ ले, फीचर्स पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर
आप लोग ये सभी पॉइंट्स को उन्हीं की तरह से मोल्ड करके, उन्हीं की तरह से फ्रेम करके लिख करके आएंगे तो ये ही पॉइंट्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या पर्पस था, क्या क्या नीड था, क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या क्या फीचर्स थे मेरे फाइनल अकाउंट्स के। रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती थी। क्या था? मैं मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती थी। तो वो किसने हेल्प की? फाइनल अकाउंट्स ने। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप लोग आपके माइंड में इतना सेट कर लेंगे ना कि फाइनल अकाउंट्स आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड है। क्या है फाइनल अकाउंट्स? आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड है। अब जो चीजें आपके रिपोर्ट कार्ड काम करती है वो ही चीजें आपका फाइनल अकाउंट्स काम करेगा। लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कौन काम आएगा? फाइनल अकाउंट्स। कैसे? जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड बताता है कि आप लोग फर्स्ट है या सेकंड है, इंफॉर्मेशन देते हैं कि हाँ आप लोग पढ़ाई में इस लेवल पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन बताना चाहते हैं, जैसे आप लोगों की क्लास में पोजीशन होती है। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल पोजीशन बताना चाहते हैं, कौन काम आएगा? फाइनल अकाउंट्स। डिसीजंस लेने हैं तो कौन काम आएगा? फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से या बेकार तरीके से, तो कौन हेल्प करेगा? फाइनल अकाउंट्स। एंड उसके बाद अगर आप लोग फ्यूचर के लिए कुछ प्रेडिक्शंस करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के लिए कुछ टारगेट सेट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर कौन काम आएगा? फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद अगर आप लोग यूजर्स के साथ चीजों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके यूजर्स को आप लोग इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी कौन काम आएगा? आप लोगों के फाइनल अकाउंट्स ही काम में आने वाले हैं। आई होप ये सभी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गए, बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। एग्जाम के अंदर बैठे आप लोग सब कुछ भूल गए, मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, हर चीज में कंफ्यूजन होने लगे। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार मार्क करके हाईलाइट करके रिपोर्ट कार्ड लिख लेंगे। कुछ नहीं करना, अपना बचपन याद करना है, अपना रिपोर्ट कार्ड याद करना है कि रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर आपके पेरेंट्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे आपकी परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या आपकी पोजीशन है, ये सब चीजें देखते हैं। वही चीजें, वही काम आपका फाइनल अकाउंट्स करता है। चलिए बहुत इजी था ये तो। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर और यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। अगेन यहाँ पर जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, यानी कि जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लेवल्स है, स्टेप्स है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। क्या बात करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी कि हमारे फाइनल अकाउंट्स की कितने टाइप्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, यानी कि कितने स्टेप्स के अंदर मेरा फाइनल अकाउंट बनके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो टोटल 3 स्टेप्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड है आप लोगों का बैलेंस शीट। क्या क्या है? फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। जो लोग ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को ये तीनों नाम पता है, ये तीनों टाइप्स पता है, यानी कि आप लोग इन चीजों से थोड़े फैमिलियर हैं। लेकिन डोंट वरी, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, तीनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे से एंड बहुत डिटेल में यहाँ पर आपको समझाई जाएंगी। तो जल्दी से आप लोग आपकी नोटबुक, आपका पेन साथ लेकर बैठेंगे ताकि नोट्स मेरे साथ साथ बनाएं। अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को आप लोग स्टार मार्क करके साथ साथ लिखेंगे ताकि चीजें आपको एंड तक अच्छे से समझ में आती रहे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 1। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टेप नंबर 1 विच इज ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर एक चीज बताएंगे, क्या मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले मुझे उसका मतलब पता होना जरूरी है? द आंसर इज यस। क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं बना रही हूँ, हर कोई कह रहे हैं फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, तो क्या यहाँ पर इतना काफी है मैं फॉर्मेट रट लूं और मैं अपने न्यूमेरिकल को करना स्टार्ट कर दूं? क्या इतनी नॉलेज सफिशिएंट है? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चीजों का पहले मतलब समझेंगे, देन उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। क्या फॉर्मेट एक ट्रेडिंग अकाउंट है? नहीं, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं। द ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस फाइनल अकाउंट्स। आप लोगों का बिजनेस का 1 साल कंप्लीट हो गया, अब आप बैठे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, मैं इतनी सारी चीजों में से कैसे पता लगाऊं मैंने प्रॉफिट कमाया ये लॉस, इतनी सारी चीजें, मतलब आपने सब कर लिया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सब कुछ कर लिया। एंड उसके बाद आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक ऐसी समरी चाहते हैं जिससे सिर्फ आपको क्विक पता चल जाए कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है, ये मेरी एसेट है, ये मेरी लायबिलिटी है, एकदम आप क्विकली जानना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, यानी कि अब आप यहाँ पर आपके फाइनल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं। अब फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने ये आपको पता नहीं, आप कुछ करते हैं तो उसके हर चीज के स्टेप होते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, हर चीज का कोई ना कोई स्टेप होता है। तो वैसे ही फाइनल अकाउंट्स के 3 स्टेप है। कौन कौन
से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है ये क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि आपकी पूरी रेसिपी का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। मैं अपने पहले इंग्रेडिएंट को तैयार कर लूंगी, उसके बाद मेरा फाइनल अकाउंट धीरे धीरे रेडी होता रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कि ट्रेडिंग अकाउंट मेरा क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट अपना बना रही हूं तो मेरे माइंड में चीज आएगी, मैं क्या ये अपना स्टेप नंबर 1 स्किप कर दूं? नहीं, मैं स्किप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा स्टेप नंबर 1 है, यानी कि जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी इंफॉर्मेशन? कि इतना काम करते हुए, कितना काम करते हुए अभी बता रही हूँ, लेकिन इतना काम करते हुए मुझे ग्रोस प्रॉफिट हुआ या फिर ग्रोस लॉस हुआ, ये बताता है कौन? ट्रेडिंग अकाउंट। इतना काम करते हुए मतलब कौन सा काम करते हुए? वो आपका यहाँ पर लिखा है कोर ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हुए, यानी कि ट्रेड करते टाइम जो आपकी इंपॉर्टेंट मेन एक्टिविटीज है वो करते टाइम आप लोगों को प्रॉफिट हुआ या लॉस, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस, ये कौन बताता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये जो कोर ट्रेडिंग एक्टिविटीज है इसके अंदर क्या आते हैं? जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, ये चीजें करते टाइम आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस कौन बताता है? आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट। द ट्रेडिंग अकाउंट कवर्स ओनली डायरेक्ट रेवेन्यूज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, परचेज किया, सेल किया, क्या सिर्फ इतना ही है? लेकिन आपने तो बताया था परचेज करते टाइम उससे रिलेटेड खर्चे मैं उसी में जोड़ दूंगी, एंड सेल करते टाइम उससे रिलेटेड खर्चे उसी में जोड़ देंगे। तो ऐसे क्या ये बहुत लेंथी हो जाएगा? नहीं, इसके अंदर सिर्फ आप लोगों की डायरेक्ट रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। क्या आते हैं? डायरेक्ट रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंस इसके अंदर आते हैं। तो जल्दी से समराइज करते हैं क्या है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। एक तो ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मेरे फाइनल अकाउंट्स का। उसके बाद ये क्यों डिजाइन किया गया, यहाँ पर मैं ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को पता लगाती हूँ। कैसे? जो मेरे बिजनेस की कोर ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उनसे पता लगाना है। कोर ट्रेडिंग एक्टिविटीज मतलब बाय करते हुए एंड सेल करते हुए मुझे ग्रोस प्रॉफिट हुआ है, ग्रोस लॉस, ये मुझे कौन बताएगा? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा। उसके बाद मुझे देखना है क्या ट्रेडिंग अकाउंट में ये सभी चीजें आ जाएंगी जो मैं बिजनेस के अंदर कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई चीज या तो परचेज से रिलेटेड होती है या फिर सेल से रिलेटेड होती है। तो आपका आंसर है यहाँ पर हर चीज नहीं इंक्लूड करनी, परचेज, सेल, साथ में आपको क्या इंक्लूड करने हैं? डायरेक्ट रेवेन्यू एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये दो ही तरह की चीजें आप लोगों को उसके अंदर इंक्लूड करनी है। अब क्या है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी आगे आपको धीरे धीरे करके समझ आएगा। सिर्फ आपको इतना समझना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वो खर्चे हैं जो आपके बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? आपके बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट मेरा फर्स्ट स्टेप है, जहां पर मुझे कुछ नहीं करना, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को पता लगाना है। कैसे? बाय और सेल करते टाइम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? आगे यहाँ पर हम लोग अब बात करने वाले हैं हाउ इट वर्क्स। ट्रेडिंग अकाउंट तो समझ आ गया कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। अब नेक्स्ट चीज है, अब ये तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब इसके अगर मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, मुझे पता लगाना है कि ये चीजें कैसे काम करेगी, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? हाउ इट वर्क्स, यानी कि किस तरीके से ये हमारा काम करेगा, किस तरीके से मैं अकाउंट को बनाना शुरू करूंगी, किस तरीके से अकाउंट खत्म करूंगी, खत्म हो गया तो क्या काम खत्म हो गया या इसको कहीं लेकर जाना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये चीजें हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। क्या अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात पता है कि मैं कोई भी अकाउंट बना रही हूँ उसकी दो साइड्स होती हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? कि मैं कोई भी अकाउंट बना रही हूँ, कोई भी स्टेटमेंट बना रही हूँ, उसकी दो ही साइड्स होती है, एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। कौन कौन सी दो साइड्स होती है? एक डेबिट साइड एंड एक क्रेडिट साइड। तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं होने वाली। मैं अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाली तो उसकी कितनी साइड्स होंगी? डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड क्या लिखूं, क्रेडिट साइड क्या लिखूं, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डेबिट साइड के अंदर आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेजेस लिखने हैं एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। क्या तीन चीजें लिखनी है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन चीजें आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखनी है। अब परचेजेस, मैम परचेजेस हम करते थे, परचेज करते करते मुझे कुछ रिटर्न करना पड़ता था, तो मैं रिटर्न कहां पर लिखूं? आपको रिटर्न डेबिट साइड में ही लिखनी है, लिखनी नहीं है, माइनस करनी है। कैसे? आप लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद परचेजेस
परचेजेस लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। 10,000 की परचेजेस थी, बीच में से मैंने 2,000 के माइनस कर दिए, तो मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितनी लिखूंगी? 10,000 की आपकी परचेजेस थी, 2,000 की आपने रिटर्न कर दिए, कितनी परचेजेस बची आप लोगों की? 8,000 रुपीज की। कितनी बची? 8,000 रुपीज की। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप लोग कितनी शो करेंगे? 8,000 रुपीज शो करेंगे। समझ आ रही है बात? यानी कि मुझे उसके डेबिट साइड में नेट परचेजेस दिखानी है, ना कि परचेजेस अलग, परचेजेस रिटर्न अलग। अब इस चीज को मैं कैसे लेस करके दिखाऊंगी उसमें, ये आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला इसके अंदर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब पता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो आपके बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। यानी कि अगर आप लोग किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप लोग किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको प्रोड्यूस करते टाइम आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। चलिए अब यहाँ पर फिर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? लाइक फ्रेट हो गया, इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी आपकी लेबर है, रॉ मटेरियल है, ये सभी चीजें आप लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरी डेबिट साइड की बात कर ली। क्या समझाया था मैंने आपको? मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, कोई सा भी अकाउंट बनाऊं, साइड्स मेरी दो ही होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे डेबिट साइड की बात करी थी। डेबिट साइड के अंदर 3 ही चीजें आएंगी। अब ये 3 ही चीजें कौन सी हैं? ओपीडी। कौन सी है 3 चीजें? ओपीडी। कुछ नहीं करना, स्टार मार्क करके इस शॉर्ट फॉर्म को लिख लेंगे। शॉर्ट फॉर्म से चीजें आपको ज्यादा जल्दी से याद आएंगी। तो ओपीडी अगर मुझे डेबिट साइड में लिखने, तो ओ मींस ओपनिंग स्टॉक, पी मींस परचेजेस। परचेजेस मतलब ऐसे हवा में परचेजेस नहीं, अगर कुछ रिटर्न करे तो चुपचाप उसमें से रिटर्न माइनस भी कर दो, आपको उसमें धोखेबाजी नहीं करनी। उसके बाद डी मींस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब आपके बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं। चलिए मेरे डेबिट साइड यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं मेरी क्रेडिट साइड के अंदर। कहाँ है? क्रेडिट साइड के अंदर। क्रेडिट साइड के अंदर आप लोग क्या क्या लिखने वाले हैं? CS। क्या क्या लिखने वाले हैं? CS। CS मतलब क्या? एक आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, एक आपको सेल्स लिखनी है। क्या क्या 2 बातें लिखनी है? क्लोजिंग स्टॉक एंड एक सेल्स। अब सेल्स में क्या मैम बस सेल्स लिखे? नहीं, अगर आप उसमें से कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न को वहां से माइनस कर देंगे। तो सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स में से रिटर्न को माइनस कर देंगे। ये था आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट। क्या समझा? डेबिट साइड में ओपीडी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में CS। CS का मतलब है आपका क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स। क्या चीज आपको क्लियर है? आपको डेबिट में क्या लिखना है, क्रेडिट में क्या लिखना है, ये आप लोगों का यहाँ पर क्लियर हो गया। बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। एंड ये जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है सच में ये बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। आगे बात करते हैं। मैंने डेबिट साइड में चीजें लिख ली, मैंने क्रेडिट साइड में चीजें लिख ली, पर मैम ऐसे होता था हम जितने पीछे अकाउंट्स बना के आ रहे हैं उनके टोटल इक्वल नहीं आ रहे होते थे। क्या किया था हमने? उनके टोटल इक्वल नहीं आ रहे होते थे, तो वहां पर हम लोग एक बैलेंसिंग फिगर निकालते थे। मैं मेरे अकाउंट का टोटल करती थी और अपनी क्लोजिंग फिगर निकालती थी। क्या इसमें भी हमें ऐसे करना है? द आंसर इज नो। आपको अकाउंट का टोटल तो लगाना है, आपको अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर तो निकालनी है, लेकिन उसको नाम आपने बैलेंस CD नहीं देना। क्या बोला मैंने? आपने उसको बैलेंस CD नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि आप लोग इस चीज को अगले साल ट्रांसफर नहीं करेंगे, अगले अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या बोल रही हूं मैं? हम लोग पहले जो अकाउंट्स बनाते थे उसकी बैलेंसिंग फिगर को मैं बैलेंस CD बनाती थी, क्योंकि उस बैलेंस को मैं नेक्स्ट ईयर लेकर जाती थी। लेकिन यहाँ पर मैं मेरे बैलेंस को नेक्स्ट ईयर नहीं लेके जाऊंगी, नेक्स्ट अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाऊंगी। 3 स्टेप थे, फर्स्ट स्टेप पर मैं हूँ, फर्स्ट स्टेप से किस पर लेकर जाऊंगी? सेकेंड स्टेप पर लेकर जाऊंगी। तो यानी कि जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी आपकी? या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगी या फिर ग्रॉस लॉस होगी। समझ आ रही है बात? क्या बोला मैंने? जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो या तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट होगी या फिर आपकी ग्रॉस लॉस होगी। चलो हमने पता लगा लिया ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस, मैंने अमाउंट ढूंढी और उसको बैलेंसिंग फिगर भी निकाल ली। लेकिन मैं इसको ट्रांसफर कहां पे करूं? मेरे सेकंड स्टेप के ऊपर, यानी कि मेरे सेकंड अकाउंट के अंदर, जिसका नाम क्या है? इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से चीजें आप कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। आप लोग बताएंगे क्या आपको ये चीज समझ आई? क्या बोला मैंने? डेबिट साइड में ओपीडी लिखेंगे,
लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड में CS लिखेंगे। उसके बाद अपने अकाउंट का टोटल लगाएंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। एक चेंज यहाँ पर है, बैलेंसिंग फिगर को आपको CD नहीं लिखना, उससे आपको पता लगाना है ग्रोस प्रॉफिट हुआ या फिर ग्रोस लॉस हुआ। एंड उसके बाद जो आपका ये ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस है, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यानी कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो आपके फाइनल अकाउंट का स्टेप नंबर 2 है। अब जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आएगा वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, स्टेप नंबर 3 पर। एंड स्टेप नंबर 3 क्या है, आपकी बैलेंस शीट। क्लियर है आपको? इसी तरीके से इंटरलिंक्ड स्टेप्स आप लोगों को पढ़ने हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीजें मुझे समझ आ गई, डेबिट साइड क्या लिखूं, क्रेडिट साइड क्या लिखूं, बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालूं, निकाल ली तो कहाँ ट्रांसफर करूं, ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब उसके बाद मैं पीछे आपको 2 जगह बता चुकी हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। यहाँ पर अब हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, मेरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग किसको कहते हैं। रीड करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइमरी बिजनेस ऑपरेशंस। क्या है मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो किससे रिलेटेड होते हैं, किससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, मेरे बिजनेस की प्राइमरी ऑपरेशन से। किससे रिलेटेड होते हैं, मेरे बिजनेस के प्राइमरी ऑपरेशन से जो रिलेट करते हैं वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस मेन प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि आपके बिजनेस का जो भी मेन प्रोडक्ट है, जो भी मेन सर्विस है, ये आपके उसी से रिलेटेड होते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे फ्रेट इनवर्ट हो गया, कार्टेज, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड इससे रिलेटेड और भी चीजें। लाइक और एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लिखे हुए हैं फ्यूल एंड गैस, या फिर हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं वेजेस की। तो इस टाइप के खर्चे, या फिर आपके रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी खर्चे वो तो परचेजेस में आ जाएगा, है ना। तो ये सभी चीजें आपके किसके अंदर आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर होती है। समझ आ रही है बात? यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में समझ लिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो मेरे बिजनेस की प्राइमरी एक्टिविटी से, प्राइमरी ऑपरेशन से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ली, फ्रेट इनवर्ट, कार्टेज, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल एंड गैस, ये सभी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल थे। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर, और यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं, हमने थ्योरेटिकली सारा हमारा अपना फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिया, हमने उसके अंदर स्टेप नंबर 1 अच्छे से थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। अब अगर मैं थ्योरी समझ गई हूँ, क्या मुझे उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है? द आंसर इज यस। तो अब उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मुझे कैसे करने हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को वही चीज समझाने वाली हूँ कि अगर मुझे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ जाए तो मैं उस अकाउंट को कैसे बनाऊंगी, मेरे साथ साथ समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ऊपर लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखना है सबसे ऊपर? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या लिखेंगे कि आप किस ईयर के लिए बना रहे हैं, तो क्या लिखना है? फॉर द ईयर एंडेड। कौन से साल के एंड में आप लोग बना रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे लाइक 31 मार्च 2024। कब के लिए बना रहे हैं? 31 मार्च 2024 के लिए। तो ये आपका तरीका होगा लिखने का, यानी कि अकाउंट बनाने से पहले आपको उसे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि भाई आप नीचे तब देखना, पहले सुन लो ये क्या चीज है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है एंड कौन सी ईयर का है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। दिस इज द वे जिसके अंदर आप लोग आपके ट्रेडिंग अकाउंट को लिखने वाले हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले जो चीज आप लिखने वाले हैं। उसके बाद बारी आती है, मुझे मेरा अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके अंदर कोई डेट नहीं होती है, कोई LF नहीं होता, तो हम लोग उसका कोई भी अपना कॉलम नहीं बनाते, उसको हम लोग स्किप करते हैं। तो सीधा हमारा फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए मैंने ये चीजें लिख ली। अब मैं पीछे जब थ्योरी पढ़ रही थी तो मैंने डेबिट साइड के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बोली थी OPD। क्या शॉर्ट फॉर्म बोली थी? OPD। यानी कि मैं मेरे अकाउंट को डेबिट साइड के अंदर कैसे शुरू करने वाली हूँ? ओपनिंग स्टॉक से। तो मैं क्या लिखने वाली हूँ डेबिट साइड के अंदर? टू ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखने वाली हूँ? टू ओपनिंग स्टॉक। कैसे लिखा? मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी OPD, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? टू ओपनिंग स्टॉक फॉर ओपनिंग, दैट्स व्हाई टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया, अमाउंट मैंने लिख दी बाहर। समझ आ रही है चीज? चलिए P मीन्स परचेजेस। P का मतलब क्या है? परचेजेस। तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेजेस अकाउंट। अब इसमें से कुछ रिटर्न भी है, क्या मैं फाइनल अमाउंट बाहर दिखा दूं? नहीं, मैं बाहर नहीं दिखा सकती। मैंने जो रिटर्न करा है मैं उसका हिसाब किताब तो लगा लूं। तो हिसाब किताब मैं सबको नहीं दिखाना चाहती, मैं चुपचाप अंदर बैठ के हिसाब किताब करती रहूंगी। परचेजेस
परचेजेस कितनी है यहाँ लिख लो, रिटर्न कितनी है कैसे लिखेंगे, लेस रिटर्न, और यहाँ पर हम चीजों को रिटर्न कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लो। अब फाइनल आंसर आप सबको दिखाते रहो कि भाई मेरी परचेजेस इतने की है। आप सबको क्यों बताना चाहते हैं मैंने 10,000 का खरीदा था 2,000 का वापस कर दिया, सबको क्यों बताने, हम सबको नहीं बताना चाहते। तो ये काम क्या किया मैंने, अलग से चुपचाप कॉर्नर में बैठ के चुपचाप हिसाब किताब लगाया, उसके बाद सबको बताया अरे नहीं 10,000 की नहीं थी परचेजेस तो मेरी 8,000 रुपीज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग आपका फाइनल आंसर लिखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, डी मतलब समझते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड अपनी अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे। ये मेरी डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं मेरी क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड के अंदर क्या चीजें थी, CS। कौन कौन सी चीजें थी, CS, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक सेल्स। अपने क्रेडिट साइड को आप लोग सेल्स से स्टार्ट करेंगे, बाय सेल्स अकाउंट, उसमें से रिटर्न को माइनस कर लेंगे। जैसे परचेजेस का हिसाब किताब चुपचाप अंदर बैठ के कर लिया, सेल्स का भी चुपचाप अंदर बैठ के कर लेंगे। सेल्स में से रिटर्न को माइनस करके अपना फाइनल आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड अपने इस क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद आपने डेबिट साइड की सभी चीजें कर ली, क्रेडिट साइड की सभी चीजें कर ली। अब क्या करना है आपको, आपके अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करूं, पहले मुझे टोटल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा। मैं अगर टोटल लगा रही हूं तो मेरी ये साइड बड़ी आ रही है, क्या जैसे यहाँ पर 10,000 आ रहा है एंड यहाँ पर 8,000 आ रहा है। क्या आ रहा है, वहां पर 10,000 एंड इधर 8,000। तो क्या मैं दोनों तरफ टोटल अलग अलग लिख सकती हूँ, द आंसर इज नो। आपको टोटल दोनों साइड सेम ही लिखना पड़ेगा, बट अब सेम ही लिखना है तो मैं दोनों साइड चुपचाप 10,000 तो लिख दूंगी, लेकिन क्रेडिट के पास 2,000 रुपए कम है। क्या है, क्रेडिट के पास 2,000 रुपए कम है, तो मैं यहाँ पर 2,000 लिख दूंगी, लेकिन क्या नाम दूंगी, मुझे नुकसान हो गया। क्या नाम दूंगी, मुझे नुकसान हो गया, तो मैं कैसे लिखूंगी, बाय ग्रोस लॉस। कैसे लिखूंगी, बाय ग्रोस लॉस, और ये है मेरी बैलेंसिंग फिगर। अब इसका अपोजिट करते हैं। क्या है इसका अपोजिट, जैसे अभी तो इधर का 10,000 था एंड इधर का 8,000। अपोजिट केस क्या होगा कि आपका क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है एंड डेबिट साइड का टोटल 8,000 है। समझ आ रही है चीज, क्रेडिट साइड का टोटल इज 10,000 एंड डेबिट साइड का टोटल इज 8,000। तो अब कमी किस तरफ है, डेबिट साइड। तो अब मैं डेबिट साइड में कितनी कमी है, 2,000 की, तो मैं 2,000 यहां पर लिख दूंगी, एंड 2,000 जो मैंने यहां पर लिखे हैं इसको मैं क्या नाम दूंगी, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम दूंगी, टू ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि अगर आपका डिफरेंस डेबिट साइड में तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड में तो आपका क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। यही था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मेट पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग मेरी बात से अग्री करेंगे कि जो मैं कह रही थी आपको बिल्कुल सही बोला। आपको चीजें गिवन होंगी, बस अपने फॉर्मेट के अंदर उसे फ्रेम करने, उसे सेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने फॉर्मेट से रिलेटेड हम लोग कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं। क्या बात करने वाले हैं कि हम लोग हमारे फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं। अब यहां पर बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट की हम लोग बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करने वाले हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, पहले मैं चुपचाप अपना फॉर्मूला पढ़ती हूँ। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए अब ये नेट सेल्स कैसे थी, मैं पीछे जाती हूँ। नेट सेल्स मतलब ये लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं। किस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की। सेल्स में से अगर मैं इधर का पूरा पोर्शन माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। वही है मेरा फॉर्मूला। अपने फॉर्मूले को मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे। क्या है आप लोगों का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझते हैं डेबिट साइड की सभी चीजें। क्या बोला मैंने, डेबिट साइड की सभी चीजें किस में से माइनस करनी है, सेल्स में से माइनस करनी है। उसके बाद नेट सेल्स का मतलब क्या है, नेट सेल्स का मतलब है कैश में हो सेल्स चाहे क्रेडिट में हो सेल्स, उनको ऐड कर दो, और चाहे कैश से हुई हो चाहे क्रेडिट से हुई हो, क्या चीज रिटर्न, उसको माइनस कर देंगे। क्या बोला मैंने, क्या सिखाया, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना है, नेट सेल्स में से डेबिट साइड की सभी चीजों को माइनस कर दो, और डेबिट साइड की सभी चीजों को अगर मैं एक ही टर्म में बात करना चाहूं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की सभी चीजें। अब यहाँ पर नेट सेल्स की बात हो रही है तो नेट सेल्स मतलब ओवरऑल सेल्स, चाहे कैश की है चाहे क्रेडिट की है चाहे उसमें से कुछ रिटर्न किया है, टोटल
टोटल हिसाब किताब लगा के जो नेट सेल्स है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको दो फॉर्मूले समझ आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट का एंड नेट सेल्स का। उसके बाद हमने यहाँ पर नई टर्म पढ़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या टर्म पढ़ी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर ओपीडी की ही बात हो रही है, ओ प्लस पी प्लस डी। ओपीडी की बात हुई यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की बात हुई। अच्छा समझ आ गया। अब कॉस्ट की बात हो रही है तो सेल्स तो नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? कॉस्ट की बात हो रही है तो सेल्स तो नहीं आएगी। क्लोजिंग स्टॉक बेचारा चुपचाप अकेलापन महसूस कर रहा था, तो हमने कहा आजा क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास ही आजा, लेकिन एक हम लोग डिफरेंस तेरे साथ रखेंगे। हम सब तो आपस में प्लस होंगे लेकिन तुझे हम लोग माइनस कर देंगे। क्या डिफरेंस रखा, क्या पार्शियलिटी की उन्होंने उसके साथ कि ये सब प्लस में थे लेकिन इसको इन्होंने माइनस कर दिया। क्या आपको समझ आया सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करनी है? सीओजीएस को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। क्या है सीओजीएस के अंदर? ओपीडी यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड वाली सभी चीजें हैं। बस आपको क्लोजिंग स्टॉक बेचारा अकेला बैठा हुआ दिख रहा था तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कहा? तू भी हमारे पास आ जा लेकिन हम तेरे साथ पार्शियलिटी जरूर करेंगे। तो अलग पार्टी का है, तो क्रेडिट साइड का है, लेकिन हम बुला तो रहे हैं लेकिन तेरे साथ एक डिफरेंस जरूर रखेंगे, हम तुझको माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? माइनस। इजी था, सिंपल था। यहाँ पर आपका कैलकुलेट हो गया है सीओजीएस। अब तीनों फॉर्मूले आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गए हैं। तीनों ही फॉर्मूले को आप लोग आपकी नोटबुक के अंदर स्टार मार्क करके लिखेंगे। ट्राई कीजिएगा आप लोग पूरे फॉर्मूले की शीट अलग से ही बना ले ताकि एग्जाम टाइम से पहले आप लोगों को अलग अलग पेजेस पलटने ना पड़े, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर जाकर अलग अलग फॉर्मूलेज ना ढूंढने पड़े। तो आपको क्या करना बेटर ऑप्शन है कि आप लोग एक ही जगह पे सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले लिख लेंगे। चलिए आई होप यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, चाहे हमने फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, या फिर हमने उसके स्टेप्स देखे हैं कि कितने टाइप्स के हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं, उसके अंदर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग समझा है बहुत अच्छे से, उसका फॉर्मेट देखा है एंड उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूले किए। ये सभी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। स्टिल इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि मैं वहां पर आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर दूं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही क्वेश्चन को करते टाइम, कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम आप लोगों को किसी भी टर्म का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चीजें अच्छी से समझ आइए, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, चीजों को आप लोग रियल लाइफ के साथ, रियल बिजनेस के साथ रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग आपका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।